Hello viewers, welcome or welcome back to the channel. So in this video lecture we will cover the most important topic जो कि बहुत easy भी है और अगर अच्छे से समझ ना आए तो वो बहुत मुश्किल भी है. तो yes, the topic is coral reefs. So coral reef क्या है, कैसे बनते हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं, वो क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे. सो कोरल रीफ आर अमंग द मोस्ट डाइवर्स एंड प्रोडक्टिव इकोसिस्टम ऑन अर्थ के ऊपर लाखों करोड़ों अरबों पता नहीं कितने सारे इकोसिस्टम हमने पढ़े हैं पहले भी और आगे भी पढ़ेंगे. बहुत सारे इकोसिस्टम हैं जिनमें से एक जो मोस्ट डाइवर्स एंड प्रोडक्टिव है वो है हमारा कोरल रीफ का सिस्टम. often referred as rainforest of sea, coral reefs are vital to marine biodiversity, coastal protection and the livelihoods of millions of people worldwide. They are complex structured formed by calcium carbonate skeleton secreted by tiny marine animal called coral polyp. इसको हम बहुत easily मैं आपको समझाती हूँ. आई होप आपको समझ आ ही जाएगा कैसे नहीं होगा है. ठीक है, देखो सबसे जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कोरल रीफ होते कहाँ हैं. ठीक है, ओशन में हैं ऑब्वियसली हम जानते हैं, बट ओशन में किस एरिया में मिलते हैं वो होता है हमारा नेरेटिक जोन क्या है, जहाँ से हमारा जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्टार्ट हो रहा है. यहाँ पे बिल्कुल जैसे बीच पे आप देखते हो यहाँ पे सैंड होगी, तो जैसे जैसे स्लोप जो है ये हमारा इतने पोर्शन को 200 मीटर तक के एरिया को हम नेरेटिक जोन बोलते हैं. यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें कोरल रीफ मिलते हैं. ठीक है, तो इधर क्या होता है कि सबसे पहले एक सिंपल स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर पॉलिप्स मिलती है, कोरल पॉलिप, जिसके ऊपर एल्गी बैठती है आके. और एल्गी जो मैं आपको मतलब डिटेल में हम इसको पढ़ते हैं, पर मैं एक बार आपको वैसे ऑन ब्रॉडर टर्म बता रही हूँ कि क्या फंक्शन क्या है इसका, कैसे वर्क करता है सिस्टम. एक कैल्शियम कार्बोनेट का रॉक मान लो आप. ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारे पॉलिप्स होंगे. ठीक है, इनको हम बोलते हैं कोरल पॉलिप, जैसे यहाँ लिखा है. इसके ऊपर होगी एल्गी क्या है, बैक्टीरिया है. ठीक है, सनलाइट जो आ रही है उसको एल्गी अब्जॉर्व करेगी, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड प्रिपेयर करेगी जो कि पॉलिप को मिलेगा. तो अब देखो ये दोनों आपस में एल्गी पॉलिप और उसके ऊपर एल्गी आपस में एक म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर हैं, जिसके अंदर इसका मतलब क्या हुआ कि एल्गी तो पॉलिप को फूड दे रही है और फूड ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है, और जो पॉलिप है वो एल्गी को अ प्लेस टू लिव, एक रहने की जगह प्रोवाइड कर रहा है. तो ये दोनों आपस में एक म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर है. ठीक है, ओशन जो है उसके अंदर कैल्शियम और CO2 होता है, हम जानते हैं रिवर से आ जाता है, और CO2 तो वैसे भी एब्जॉर्व करता है ओशन. तो ये CO2 और कैल्शियम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट बन के ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ये जो रॉक लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है, जो कि कोरल रीफ अपने नीचे कोरल रीफ कहाँ पे अटकती है, इस कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर अटकती है, ताकि उसको एक सपोर्ट मिला रहे और वो एक स्ट्रॉन्ग बेस उसको हो जाए जिसके ऊपर वो पॉलिप खड़ा करे और उसके ऊपर एल्गी बैठ सके. तो ये एक बेसिक सब कुछ है और इसको डिटेल में हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं. आई होप यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा. आगे है, देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कोरल रीफ. अ कोरल रीफ इज अ लार्ज अंडर वाटर स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ द स्केलेटन्स ऑफ कॉलोनियल मरीन इन्वर्टेब्रेट कॉल्ड कोरल. और ये जो कोरल रीफ है वो एक ग्रुप के अंदर आता है जिसका नाम होता है निडेरा ग्रुप. देखो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं हमारे ओशन में, उनके ग्रुप्स डिवाइड कर रखे हैं कि ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है. तो निडेरा ग्रुप जो है, स्पेलिंग देखो इसकी CNIDERA, निडेरा ग्रुप जो है उसके अंदर हमारे कोरल रीफ आते हैं, विच थ्राइव इन वार्म शैलो एंड सनलिट वाटर ऑफ ट्रॉपिकल ओशन. अब ट्रॉपिकल ओशन ही क्यों, सोचने वाली बात है, ट्रॉपिकल एरियाज़ में ही क्यों? बिकॉज ट्रॉपिकल एरियाज़ पे जो सन की रेज होती है वो डायरेक्टली हॉटेस्ट एरिया है उधर. हॉटेस्ट तो है बट जैसे कोरल रीफ को 20 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस उनको सूट बैठता है, तो वो एक जो ट्रॉपिक रीजन है वो एग्जैक्टली बिल्कुल परफेक्ट
रीजन है कोरल के ग्रोथ के लिए, ठीक है। इसीलिए जो कोरल रीफ हैं वो हमें मेजरली ट्रॉपिक ओशन के अंदर ही मिलती है। नेक्स्ट इज structure and formation of coral reef. Coral reef are built over thousands of years. Individual coral polyp live in symbiotic relationship with zooxanthellae. Zooxanthellae is the name of algae, microscopic algae that live within their tissue. These algae photosynthesis and provide energy to coral. कुछ एरर है इधर, बट मतलब इन शॉर्ट आप समझ जाइए कि ये जो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से कोरल को एनर्जी, फूड, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, विच इन टर्न ऑफर शेल्टर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एज कोरल ग्रो एंड डाई देयर स्केलेटन एक्यूमुलेट फॉर्मिंग रीफ स्ट्रक्चर, ठीक है। उस ये जो पॉलिप, एल्गी और जो नीचे कैल्शियम कार्बोनेट का एक रॉक है, उस सबको मिला के हमारा बनता है रीफ स्ट्रक्चर यानी कोरल रीफ। आगे है द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ इन्वॉल्व कोरल पॉलिप सेटलमेंट ऑन हार्ड सबस्ट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीशन टू फॉर्म एक्सोस्केलेटन्स, ग्रोथ ओवर जनरेशन लीडिंग टू लार्ज रीफ स्ट्रक्चर। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसी को ही थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर रखा है। आप बस ये प्रॉपर ये याद रखना कि किस तरीके से वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर होती है। और ये जो कलरफुल जो दिखती है हमें पॉलिप, वो एल्गी का कलर होता है, पॉलिप का नहीं होता। वो कोरल इतने कलर्स में होते हैं, वो एल्गी का कलर है, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कोरल। टाइप ऑफ कोरल रीफ। कोरल रीफ आर टिपिकली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स: फ्रिंगिंग रीफ्स, बैरियर रीफ एंड अटॉल्स। फ्रिंगिंग रीफ, these develop along the coastlines and are directly attached to shore. बिल्कुल शोर के पास में जो कोरल रीफ हमें मिलती है उनको बोलते हैं हम फ्रिंगिंग रीफ्स। बैरियर रीफ्स, बैरियर रीफ्स क्या होता है कि इसके बाद में एक लगून आ जाएगा, उसके बाद हमें दिखेगी। these are separated from mainland by a lagoon and are found further offshore. Example, Great Barrier Reef of Australia. Then we are having next is atoll, ring shaped reef that encircle a lagoon but are not near landmass. They usually form around submerged volcanic island. देखो इनका जो मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी साथ में अगर पॉसिबल हो पाया तो। एटॉल जो है वो रिंग प्रॉपर ऐसे है जिसमें जो ये पूरा एरिया जो है ये पूरा जो एरिया है, अरे क्या हो गया, हो रहा है। ये पूरा जो एरिया है, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट पूरा वाइट दिखता है अपने को, ठीक है। बीच में आइलैंड है, तो ये जो यहाँ पे जो कोरल रीफ हमें मिलते हैं वो एटॉल, उनको एटॉल बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल रीफ। कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कोरल रीफ, चलो देखते हैं। कोरल रीफ आर मोस्टली फाउंड बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। दे रिक्वायर स्पेसिफिक कंडीशन, टेम्परेचर बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस कर लो इसको, 32 डिग्री सेल्सियस। क्लियर शैलो वाटर नॉट डीपर देन 60 मीटर्स। देखो नॉट, ये डीप क्यों नहीं है, क्योंकि इनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। जो पॉलिप के ऊपर हमारा एल्गी बैठी है वो सन की हेल्प से ही तो ये सब प्रोसेस हो पा रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रही है, उसको खाना दे रही है, वो उसको दे रहा है ऐसे सिस्टम, ठीक है। वो उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, वो उसको खाना दे रही है, ठीक है। तो ये प्रोसेस अगर बहुत डीप डाउन द ओशन होगा तो सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी। तो ये एक ऐसे रीजन में होता है, ये ऐसे एक फोटिक रीजन में होगा जहाँ पे सनलाइट ईजिली मिल पा रही हो, ठीक है। आगे देखिए, सैलिनिटी अराउंड 34 to 37 ppt, सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, लो न्यूट्रिशन वाटर। तो बेसिक है, एक सेलाइन वाटर होना इंपॉर्टेंट है, शेलो वाटर होना चाहिए, ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर 20 to 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और जो वाटर है वो हमारा लो न्यूट्रिएंट वाटर होना चाहिए। मेजर कोरल रीफ रीजन्स इंक्लूड द इंडो पैसिफिक इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड ऑस्ट्रेलिया, द रेड सी, कैरिबियन सी, द इंडियन ओशन जिसमें लक्षद्वीप और मालदीव्स और मालदीव्स।
फिर है हमारा इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ कोरल रीफ कि वाई कोरल रीफ पे इतना क्यों डिबेट है, क्यों इतना वो इम्पॉर्टेंट है। सो कोरल रीफ प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मरीन एंड ह्यूमन लाइफ। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, सबसे पहली चीज़ कोरल रीफ हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जो कि ओवर 25% ऑफ मरीन स्पीसीज के लिए होम है। फिशरीज क्या है, प्रोवाइड ब्रीड, देखो जहाँ ये जो एरिया है ना कोरल रीफ जहाँ पे है, वो एरिया जो है उधर ऑक्सीजन जो अमाउंट है वो फुल है, मतलब अच्छा ऑक्सीजन है, तो फिश क्या है वो उधर ही रिवॉल्व करती रहती है, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए ना, तो वो उधर ही उसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो फिशरीज प्रोवाइड ब्रीडिंग एंड फीडिंग ग्राउंड फॉर फिश, इसको आप याद रखना इस पॉइंट को। फिर है कोस्टल प्रोटेक्शन, it act as a natural barriers against waves and storm reducing erosion and it also save जो हमारा जो फॉरेस्ट है, मैनग्रूव फॉरेस्ट है, उसकी सिक्योरिटी के लिए भी जो हमारी कोरल रीफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी वेव्स आती हैं, स्ट्रॉम आते हैं, वो सबसे पहले कोरल रीफ पे जाके लगते हैं, तो वो प्रोटेक्ट करता है, एज अ मतलब एक वॉल की तरह वो उधर अवेलेबल है। फिर है हमारा कार्बन सिंक, हेल्प इन कार्बन साइक्लिंग एंड मेंटेनिंग CO2 बैलेंस। देखो CO2 की अमाउंट इम्पॉर्टेंट है ओशन के अंदर, पर तब तक ही जब तक वो मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में हो, तो उसको मेंटेन करने का काम कौन करेगा, हमारा कोरल रीफ। फिर है मेडिकल रिसोर्सेज, सोर्स ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड फॉर मेडिसिन, एंटी कैंसर एंड एंटी HIV। tourism and recreation, support ecotourism and local economies. Next is threat to coral reef. coral reef जितने important है उतने ही वो खतरे में है। natural और anthropological दोनों एक्टिविटीज़ की हेल्प से, तो क्या दोनों एक्टिविटीज़ की वजह से कोरल रीफ को थ्रेट पहुंचता है। नेचुरल थ्रेट की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉम हो गया, हरिकेन्स हो गए, और जैसे कि बहुत सारे देखो प्रेडेशन बाय क्राउन ऑफ थ्रोन्स स्टारफिश की एक स्पीसीज जो कि जनरली वहाँ की है नहीं, वो आती है, उसका जो इंडल्जेंस होता है, तो उसकी हेल्प से नहीं, उसकी वजह से भी एक थ्रेट कॉज होता है हमारे नेचुरल रीफ को। डिजीज़ अफेक्टिंग कोरल पॉलिप्स। फिर है ह्यूमन इंड्यूस थ्रेट, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे हैं, ठीक है। सबसे पहले है हमारा क्लाइमेट चेंज, राइजिंग सी टेम्परेचर कॉज coral bleaching where coral expel zooxanthellae losing color and energy sources। देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, सी का टेम्परेचर राइज होता है, और इसके लिए क्या कंडीशन है कि सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर होगा तो कोरल रीफ हमारी बन जाएगी। अब अगर टेम्परेचर ही ज़्यादा हो गया, गर्म हो गया, तो या तो वो एल्गी मर जाएगी या वो पॉलिप मर जाएगा। ये अगर इनमें से कोई मर जाएगा तो क्या होगा, जो कलरफुल स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी। फिर है ओशन एसिडिफिकेशन, इंक्रीज CO2 लेवल, रिड्यूस कैल्सिफिकेशन। CO2 बढ़ जाएगा तो कैल्सिफिकेशन कम हो जाएगी, तो जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो जो एक्सपेक्टेड होना चाहिए वो वैसा नहीं बन पाएगा। फिर है हमारे पास में पॉल्यूशन का क्या सीन है कि पॉल्यूशन में क्या है, फ्रॉम एग्रीकल्चर रन ऑफ, सीवेज, प्लास्टिक, ओवर फिशिंग, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग, ब्लास्ट फिशिंग, इन सब से क्या हो सकता है कि ये सारा जो सिस्टम है कोरल रीफ का वो ख़राब हो सकता है। फिर है हमारे पास में कोस्टल डेवलपमेंट लीड्स टू सेडिमेंटेशन एंड हैबिटेट लॉस। टूरिज्म प्रेशर, अनरेगुलेटेड टूरिज्म कैन डैमेज रीफ थ्रू ट्रैम्पलिंग एंकर्स एंड वेस्ट्स। सिंपल चीज़ें हैं सारी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ बेसिकली है भी इतनी सी करने को, और इतने से में ही हम सब कुछ ख़राब कर देते हैं। क्या क्या चीज़ें दोबारा देख लो, एक बार क्लियर कर देती हूँ इसको। क्लाइमेट चेंज, ओशन एसिडिफिकेशन और पॉल्यूशन, ओवरफिशिंग, कोस्टल डेवलपमेंट, टूरिज्म प्रेशर। इसमें आप एक वो पॉइंट भी ऐड करो, वो इस PDF में ऐड नहीं है। ऑयल जो स्प्रेड हो जाता है, ऑयल जो मतलब जैसे कि कोई भी जैसे कि क्या कहते हैं उसको, शिप कोई पास कर रही है, तो उससे क्या है, ऑयल अगर स्पिल हो गया तो वो ओशन के ऊपर जो तेल जो होता है ना, ऑयल जो होता है, वो सबमर्ज नहीं होगा, वो ऊपर ही तैरता रहेगा, फ्लोट करेगा, तो उसकी वजह से जो सनलाइट है वो अंदर नहीं आ पाएगी, तो वो सनलाइट नहीं आएगी तो वो सारा सिस्टम बिगड़ गया ना, वो फिर चीज़ ख़राब हो जाएगी सारी। फिर है हमारा सबसे बड़ी चीज़ कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग का मतलब बेसिकली एक ईजी सी लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ, सनलाइट नहीं पहुँच पाई, या फिर कह सकते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, या कुछ भी टेम्परेचर में ऊपर नीचे होता है, बेसिकली राइज अगर होता है तो क्या होता है कि या वो एल्गी मर जाएगी या वो पॉलिप मर जाएगा। तो एक ख़त्म हो गया तो वो क्या है, वो सारा सिस्टम चेंज हो गया है। उससे क्या होगा, जो कोरल का जो
कोरल लूज देयर जूजोन्थेले ड्यू टू टेम्परेचर राइज, यानी वो जो हमारा एल्गी है वो मर गया टेम्परेचर की वजह से. विदाउट दिस एल्गीज कोरल टर्न वाइट एंड बिकम मोर वल्नरेबल टू डिजीज एंड डेथ. Mass bleaching events have occurred in Great Barrier Reef and other major reef system. I hope ये तो आपको समझ आ गया होगा कि कोरल ब्लीचिंग क्या है. फिर है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोरल रीफ. देखो खराब तो चीज़ें कर दी है, वो ठीक करने के लिए भी कुछ स्टेप उठाने पड़ते हैं. तो सस्टेनेबल रीफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स. जैसे कि मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया, इधर ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे फ़िशिंग को कभी रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया जाता है, बैन भी कर दिया जाता है. और टूरिज़्म है वो वल्नरेबल जो एरियाज़ हैं उनमें या तो रिस्ट्रिक्ट की जाएगी या कुछ टाइम के लिए बैन भी कर दी जाएगी. जब तक वो वापस से ग्रो हो रही हैं तो उनको टाइम दो, मतलब तब तक वहाँ पे फ़िशिंग और टूरिज़्म दोनों रिस्ट्रिक्टेड रहती है. फिर है कोरल रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं, जैसे आर्टिफिशियल रीफ्स, कोरल गार्डनिंग एंड रीप्लांटिंग को एक्टिविटी को और महत्व दिया गया है. फिर है कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन इन्वॉल्विंग लोकल पॉपुलेशन इन रीफ प्रोटेक्शन. फिर है लॉज एंड पॉलिसी एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग द कोस्टल रेगुलेशन जोन इन इंडिया and international framework like convention on biological diversity. ये सारे नाम याद कर लो, एक काम तो इन सबके सेम ही है, प्रोटेक्ट ही तो कर रहे हैं कोरल रीफ को. फिर है हमारा रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, ऑनगोइंग साइंटिफिक मॉनिटरिंग हेल्पिंग प्रिडिक्ट चेंजेस एंड अडेप्ट स्ट्रेटजीज. अवेयरनेस एंड एजुकेशन, क्या प्रमोट करो, लोगों को बताओ कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्या इनका रोल है या जो सब कुछ भी है. तो इको टूरिज्म को प्रमोट करो और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की तरफ थोड़ा ध्यान दो. फिर है कोरल रीफ इन इंडिया. इंडिया में कहाँ कहाँ है कोरल रीफ? गल्फ़ ऑफ कच्छ में हमारे फ्रिंगिंग रीफ्स मिलते हैं. गल्फ़ ऑफ मन्नार जो है तमिलनाडु में, उधर फ्रिंगिंग रीफ विद रिच बायोडाइवर्सिटी. फिर है अंडमान निकोबार आइलैंड, वहाँ पे भी फ्रिंगिंग रीफ एंड बैरियर रीफ हमें देखने को मिलते हैं. फिर है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड जहाँ पे अटॉल रीफ मिलते हैं, और इंडिया के ओनली अटॉल रीफ हमें लक्षद्वीप आइलैंड में ही मिलते हैं. Indian initiative like ICRAN, Marine Biodiversity, ENVIS and National Coral Reef Research Institute support reef conservation. तो टास्क आपका क्या है, कमेंट सेक्शन में दोनों की फुल फॉर्म लिख दो. फिर है कंक्लूजन. कोरल रीफ आर इनवैल्यूएबल टू लाइफ ऑन अर्थ. देयर इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस मेक देयर protection a global priority. However, the increasing impact of human activity and climate change demands immediate and sustained action through collective responsibility, conservation policy, scientific research and public awareness. We can protect coral reef for future generation. एक सिंपल लैंग्वेज में एक बार लास्ट में समझा देती हूँ कंक्लूजन. तो कोरल रीफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवैल्यूएबल है, कोई कीमत ही नहीं है उनकी, इतने ज़रूरी हैं. इनका जो इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो हमें मजबूर कर देता है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कि इनको प्रोटेक्ट करना पूरे ग्लोबल प्रायोरिटी होना चाहिए. हाउएवर जो इनका इंक्रीजिंग इम्पैक्ट है ह्यूमन एक्टिविटी का और क्लाइमेट चेंज का है, वो हमसे ये उम्मीद करता है कि अभी की अभी एक्शन लिया जाए और एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज़ एज वेल एज नेचुरल पॉलिटिक्स नहीं सॉरी क्या होता है फैक्टर्स, इनको थोड़ा कंट्रोल में किया जाए ताकि कोरल रीफ बच सकें. थ्रू कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बचेंगे, क्या करना होगा, कलेक्टिव रिस्पॉन्स, सब मिलके डिसीजन लो, सब मिलके कदम उठाओ, कंजर्वेशन करो, साइंटिफिक रिसर्च जो है और लोगों को अवेयर करो. बहुत से लोग नहीं जानते ना कि क्या इनका रोल है, क्या कैसे है या क्या क्यों ये ज़रूरी है. वी कैन प्रोटेक्ट कोरल रीफ्स फॉर फ्यूचर जनरेशन, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट कोरल रीफ फॉर फ्यूचर जनरेशन. सो दिस वॉज इट विद दिस वीडियो. आई होप आपको समझ आया होगा सब कुछ, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप आराम से आप मुझे उसमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में. और अगर आपको इसके PDF चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल ID मेंशन की है, आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको